Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is approaches of international politics, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम. ओके, इस क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम पढ़ेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है ना, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसको समझा था. इस क्लास में हम उपागम को पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपागम क्या होते हैं. ओके, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अध्ययन में कई अप्रोचेस हैं. अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं उसमें दो मेनली धाराएं हैं. फर्स्ट वन इज़ यथार्थवाद और सेकंड आदर्शवाद. ठीक है, टू टाइप्स हैं इसके, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म. ठीक है, यथार्थवादी किस पर जोर देते हैं? यथार्थवादी का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो किस पे बेस्ड है? शक्ति के लिए संघर्ष, मतलब पावर के लिए. इनका मानना है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सभी राष्ट्रों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर झगड़े रहते हैं, है ना, और सब एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, सब में आपस में झगड़ा चलता रहता है. ठीक है, तो यथार्थवादी बिलीव करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो किस पर डिपेंड करती है? वो संघर्ष पर डिपेंड करती है. उसमें पावर के लिए ऑल टाइम स्ट्रगल चलता है. ठीक है, और मार्गेनथाउ ये कैसे विचारक है? यथार्थवादी, रियलिज्म. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में साधन और चरित्र को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए. ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इंसान का अपना बिहेवियर है, उसकी अच्छाई है, इन चीज़ों पर कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं. ठीक है, इनका जो मेन मोटिव होता है यथार्थवादी का वो क्या होता है? राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट. ओके, और जो आदर्शवादी होते हैं वो इंसान की अच्छाइयों पर फोकस करते हैं कि इंसान अच्छा है. अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो नाउ यू कैन सी योर फर्स्ट हेडिंग इज रियलिज्म, यथार्थवाद. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यथार्थवाद? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके टू टाइप्स किए गए. फर्स्ट वन इज़ रियलिज्म एंड सेकेंड वन इज़ आइडियलिज्म. यथार्थवाद मतलब जो रियलिटी में जीते हैं, वास्तविकता में. अब यथार्थवाद में देखोगे इसमें उन सब की स्टडी की जाती है कि जो चीज़ हुई है और उसके रीज़न क्या थे. जैसे इंसान का बिहेवियर है, इंसान कैसा है. अगर हम यथार्थवादी के बेस पर देखें तो इंसान को कैसा मानते हैं कि इंसान कैसा है? स्वार्थी है, सेल्फिश है, लोभी है ना, अपने लालच के बारे में सोचता है, और झगड़ालू है, हर समय झगड़ा करता है. तो इस हिसाब से जो उसकी नेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो शक्ति के लिए संघर्ष पर डिपेंड करती है. जो यथार्थवादी लोग हैं वो ऑल द टाइम इस बात पर जोर देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? शक्ति के लिए संघर्ष होता है. लोग फाइट, अपने दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों पर रूल करना चाहते हैं. ठीक है, अगर हम दूसरों पर रूल करेंगे तो हमारी शक्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना, और फिर हमारा यही टारगेट रहता है इसमें कि हम किस तरह अपनी शक्ति को बढ़ाएं. ओके, नेक्स्ट है आपका आदर्शवाद, आइडियलिज्म. अब जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, आदर्श, जो आदर्शों की बात करें, मीन्स सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, है ना. तो आइडियलिज्म का क्या बिलीव है? ऐसी चीज़ों पर बिलीव है इनका कि जो ह्यूमन है वो कैसा है? वो एक अच्छा इंसान है ना, वो सहयोग चाहता है, कॉपरेशन चाहता है. इसलिए जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो किस पर बेस्ड होंगी? वो अच्छाइयों पर बेस्ड होगी. इट मीन्स जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वो लोग आपस में सहयोग करना चाहते हैं. मीन्स क्यों होती है वो? कि लोग आपस में सहयोग करें, संगठन बनाएं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, है ना. इसमें सब बातें अच्छी अच्छी होती हैं. ठीक है, अब ये ऐसी विश्व व्यवस्था पर जोर देते हैं कि जिसमें ना तो वॉर होगा, ना तो कभी युद्ध होगा, है ना, और ना ही कोई संघर्ष होगा, किसी टाइप का स्ट्रगल होगा, ना हिंसा होगी, ना वायलेंस होगी, है ना, और ना ही कहीं पर भी अनैतिकता होगी, इमोरलिटी. ठीक है, तो इट मीन सब कुछ कैसा होगा? इंटरनेशनल लेवल पर सब कुछ बहुत अच्छा होगा. तो ये आदर्शों की बात करते हैं, मीन सब कुछ बहुत अच्छा होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे आप न्यू रियलिज्म, नव यथार्थवाद. अब नव यथार्थवाद को हम एक नाम से और जानते हैं, संरचनात्मक यथार्थवाद. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक जो रियलिज्म है उसका एक नया रूप है.
ठीक है। ये इस पर तो जोर देता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें क्या है, अपने हित के बारे में सोचते हैं, वो राष्ट्रीय हित के बारे में सोचते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। लेकिन इसके साथ ही ये इस पर भी जोर देता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें अराजकता है। मीन्स अराजकता का मतलब होता है कि मतलब कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है ना, सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, है ना। और वह बहुकेंद्रक मतलब मल्टीपल सेंटर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। अब ये इन पर भी फोकस करता है कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, धार्मिक युद्ध है, गृह युद्ध है, इस समय जो ये सिचुएशन बढ़ रही हैं, इन्होंने क्या करा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप देखो कि जो भी इंटरनेशनल देश हैं सब एक दूसरे से डरते हैं कि कहीं कोई हम पे दूसरा देश अटैक ना करते, है ना। इसलिए वो अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो जो इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर है वो कैसा बन गया, संघर्ष का बन गया। अगर हम पहले की बात देखें पास्ट में तो 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, विश्व युद्ध। और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो गई हैं। पहले 2 महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, है ना। तो जो वहाँ पर शक्ति थी उसका बैलेंस था, दोनों के पास पावर थी, दोनों एक दूसरे से डरते भी थे, है ना, कि हम अगर दूसरे पर अटैक करेंगे तो वो आत्महत्या हो जाएगी, सुसाइड हो जाएगी, क्योंकि वो लोग हम पे भी करेंगे, वो भी पावरफुल है ना, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, कोई भी महाशक्ति नहीं है। अगर हम कहें अमेरिका के पास शक्तियाँ हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो अकेला शक्तिशाली है ना। तो इसलिए जो सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पर वो कैसी हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम। अब ये जो अप्रोच है ये फर्स्ट 1920 में आया था, 1920 में। इसके बहुत सारे राइटर भी हैं, ठीक है, जो इसके सपोर्ट में है। जैसे एक ब्रैंकेट है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। 1928 में उन्होंने अपनी बुक भी लिखी, द पॉलिटिकल बिहेवियर, है ना, तो उसमें इसके बारे में बताया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तथा 1950 1950 के टाइम में राजनीतिक व्यवहार, इसका मतलब क्या होता था, एक अप्रोच, चुनौती, सुधार आंदोलन, रिसर्च, है ना, तो बहुत सारे नाम थे इसके, ठीक है। अब इसमें मेनली किस पर जोर दिया जाता था, इसका प्रारंभ राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागमों के विरुद्ध एक आंदोलन या क्रांति के रूप में हुआ। मीन्स जो पुराना उपागम था, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये उसके अगेंस्ट था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें भी कुछ क्या है, बुराइयां हैं। उसके अगेंस्ट एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये व्यवहारवादी उपागम की, जो ये व्यवहारवादी उपागम है, इसकी आलोचना भी की जाती है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल तथ्यों को ही यथार्थ मानने के कारण ये ज्ञान के झूठे सिद्धांत पर टिका है। मतलब ये किस पर फोकस करता है, फैक्ट्स पर, कि जो फैक्ट है वही सच है ना, जो फैक्ट नहीं है वो चीज़ गलत है। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल वर्सेस साइंटिफिक अप्रोच, परंपरागत बनाम वैज्ञानिक उपागम, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आपने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा है ना और साइंटिफिक अप्रोच पढ़ा, अब उनके बीच में उनका कंपैरिजन बताया जाएगा कि कौन अच्छा है, क्या बुरा है, कौन से वैज्ञानिक क्या सोचते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी चेंजेस आए। मीन्स 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। जैसे जो ट्रेडिशनल है ना और जो साइंटिफिक उपागम है उसने क्या करा है, नई प्रकार के विवाद को जन्म दे दिया। मीन्स एक नई आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, जिसे आदर्शवाद, आइडियलिज्म तथा यथार्थवाद, रियलिज्म के बीच पुराने विवाद, जो मतलब जो ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स था वो नहीं था, मतलब एक नया ही लेवल का आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया इनके बीच में। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मीन्स 1945 से। अब कुछ लोग ये जो साइंटिफिक अप्रोच है इसकी बुराई करते हैं। क्यों? एक तो यही है कि ये फैक्ट पर डिपेंड करता है ना। इसमें केवल वैज्ञानिक उपकरणों, जो
साइंटिफिक उपकरण होते हैं उनकी हेल्प से उसका ठीक से अध्ययन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम सोचें सिर्फ साइंटिफिक तरीक़ों से ही हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ें तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसमें राज्य की प्रभुसत्ता, सोवरेन, शांति की सुरक्षा या युद्ध की समाप्ति और बल के प्रयोग की वैधता आदि ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, ये तो जो कुछ हुआ है उसी को मानेगा, रियलिटी मतलब जो कुछ हो गया है उसका प्रूफ है, कोई फैक्ट है तभी मानेगा। अगर कोई फैक्ट नहीं मिला है तो उसको साइंस एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो साइंटिफिक अप्रोच की इसलिए बुराइयां होती हैं। इसकी जो वैज्ञानिक विधियां हैं, ठीक है, वैज्ञानिक जो मेथड हैं उसमें जो प्रयोग करता है वो परिशुद्धता व योग्यता के लिए अत्यधिक लगाव के कारण उपहास की वस्तु बनती है। मीन्स वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि सब कुछ प्योरिटी से हो, तो इसलिए लोग उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, अब इस अप्रोच के जो कट्टर आलोचक हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक राइटर हैं बुल, उन्होंने क्या कहा है, कोई इस वैज्ञानिक उपागम में चाहे कितनी ही क्वालिटीज़ देखे ये पूरी तरह अच्छा नहीं है और इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो ग्रेजुएशन लेवल पर करिकुलम है उसका बेस नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उसमें आपको साइंटिफिक अप्रोच नहीं पढ़ाना चाहिए। किसने कहा है? ये बुल ने, जो साइंटिफिक अप्रोच के आलोचक हैं। ठीक है, वो इसको बुरा मानते हैं, इसमें बहुत सारी कमियां देखते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम अदर साइड की बात करें तो जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत अप्रोच है, उसकी भी बुराइयां की जाती हैं, है ना, और साइंटिफिक अप्रोच को अच्छा बताया जाता है। अब साइंटिफिक अप्रोच अपने आप को कैसे प्रूव करता है कि ये फैक्ट्स और मूल्यों को अलग करना पर फोकस करता है। मीन्स जो फैक्ट्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं उनको डिफरेंट करना चाहिए, अलग करना चाहिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी हम अच्छे रिजल्ट पर पहुंचेंगे। और जो रिसर्च है वो साक्ष्य पर सीक्वेंस में होनी चाहिए, मतलब प्रूफ होना चाहिए रिसर्च के बाद, तभी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अध्ययन पर जो अंत्यावश्यक ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्य सामाजिक तथा नेचुरल विज्ञानों से सहायता लेनी चाहिए। तो साइंटिफिक अप्रोच अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं, है ना, और ट्रेडिशनल वो इनकी बुराइयाँ भी करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या बुराइयाँ हैं। ठीक है, तो ये थे सारे अप्रोचेस जो मैंने आपको पूरे कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।